हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड वू वान को, जो कि इस वक्त अपना पार्सल डिलीवर करने के लिए जा रही थी। तभी उसको रियल एस्टेट कंपनी की तरफ से कॉल आती है। इस कॉल में उसको डाउन पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, जिसकी अमाउंट 3 लाख युआन थी। और अमाउंट सुनते ही उसकी तो जैसे चीखें ही निकल गई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे मेन लीड जियालू को, जो कि इस वक्त मैरिज हॉल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज किसी भी तरह उसे इस शादी से अपनी जान बचानी थी। वो शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हॉल से बाहर आते ही उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं। जियालू को देखते ही वहाँ पर मौजूद लोग कहने लगे, देखो जरा, ये वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी का सीईओ है, लेकिन इसकी मॉम हमेशा इसको शादी करने के लिए फोर्स करती रहती हैं। इतने में उसकी मॉम भी बाहर आ चुकी थी, जो जियालू से कह रही थी कि अगर आज तुमने शादी ना की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, भले कुछ भी हो जाए। मुझे तो लोगों को बताते हुए भी शर्म आती है कि मेरा बेटा, जिसकी एज 28 साल है, वो अब तक सिंगल है। लेकिन जियालू सिर्फ उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। अपनी मॉम से भागने के चक्कर में जियालू वू वान की बाइक से टकरा गया। तभी वो कहने लगी, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें इतनी बड़ी बाइक नजर नहीं आ रही? तुमने मेरा पार्सल खराब कर दिया है और उसके लिए तुम्हें मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। तभी जियालू, जो सिर्फ इस वक्त अपनी मॉम से बचना चाहता था, उससे कहने लगा, मुझे यहाँ से ले चलो, इसके बदले में तुम्हें 10 टाइम्स कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ। और इससे ज्यादा वू वान को क्या चाहिए था? तभी वो उसको लेकर वहाँ से जाने लगी। अब वू वान को खुश करने के लिए यही सोच काफी थी कि जियालू से मिलने वाली अमाउंट से वो अपने बेटे की प्राइमरी स्कूल की फीस देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी डाउन पेमेंट का बंदोबस्त भी हो चुका है। जियालू अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। तभी वो वान उसे कहने लगी कि अब मुझे पेमेंट करो। जो फूड पार्सल तुमने खराब किया है, उसकी प्राइस 650 युआन थी। 10 टाइम्स कॉम्पनसेशन देते हुए तुम्हें मुझे 6500 युआन देने होंगे। तभी वो उसको 10,000 युआन देते हुए कहने लगा कि चेंज भी तुम ही रख लो। वान बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो वहाँ से जाती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो स्लिप वहीं पर छोड़ चुकी है। और स्लिप देखते ही जियालू को पता चल चुका था कि वो लड़की झूठ बोल रही थी। एक्चुअली जो फूड पार्सल उसने खराब किया था, उसकी अमाउंट सिर्फ 65 युआन थी। तभी जियालू को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उसे कह रहा था, मैंने आपके लिए एक छुपा हुआ और लोकी फ्लैट ढूंढ लिया है। यहाँ पर आपको कोई भी नहीं ढूंढ निकाल सकता। एड्रेस बताने के बाद असिस्टेंट जियालू को फ्लैट नंबर 2106 में पहुँचने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम वू वान को देखते हैं, जो कि अपने बेटे शेरलॉक को कॉल करते हुए नीचे आने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने बेटे को उसकी फरमाइश पर बुफे के लिए लेकर जा रही थी। खुशी में अपनी मॉम के पास जाते हुए शेरलॉक दरवाजा जोर से बंद करता है, तो उनका फ्लैट नंबर 2109 से अब 2106 हो चुका था। वो वान अपने बेटे शेरलॉक के साथ बुफे एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके फ्लैट में नया रेजिडेंट पहुंच चुका है। लेकिन फ्लैट में पहुंचते ही जियालू अपने असिस्टेंट से कहने लगा, ये तुमने कैसी जगह देखी है? यहाँ पर तो मुझे मेरी मॉम क्या कोई भी नहीं ढूंढ निकाल सकती, और इतनी गंदी जगह पर कोई क्यों आएगा? लेकिन असिस्टेंट उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। तभी जियालू को फील होने लगा जैसे कोई उसके साथ इस फ्लैट को शेयर कर रहा हो, और वो इस बारे में असिस्टेंट से पूछने लगा। तो असिस्टेंट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जियालू कहने लगा, कोई बात नहीं, अगर कोई ये फ्लैट शेयर कर ही रहा है, तो अगर मॉम ने मुझे ढूंढ निकाला तो मैं अपने आप को कवर करने के लिए अपने फ्लैटमेट को यूज कर सकता हूँ। तभी वो असिस्टेंट से कहता है कि इस घर की सफाई के लिए 2 नैनीज को बुलाओ, और साथ ही वो सोने के लिए अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो वान शेरलॉक के साथ रेस्टोरेंट से वापस आती है, तो असिस्टेंट डोरबेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर उसको पता चलता है कि असिस्टेंट का बॉस उनके घर में रह रहा है। इस बात पर वो वान को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन थी, और वो कहने लगी, मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ये फ्लैट सिर्फ एक लड़की के साथ शेयर करूंगी, तो तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारे बॉस को यहाँ पर रहने की परमिशन दूंगी? तुम्हारे बॉस इस वक्त कहाँ पर है? तभी असिस्टेंट बताने लगा कि वो अंदर रूम में सो रहे हैं। वान के ऑब्जेक्शन को देखते हुए वो कहने लगा, मैं महीने का तुम्हें 10,000 युआन का रेंट देने के लिए रेडी हूँ। जिस पर वो कहती है कि तुम पैसे देकर मुझे नहीं खरीद सकते, मैं अपने रूल्स की बहुत पक्की हूँ। और देखो जरा, तुम्हारे बॉस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेडरूम में सोने की? मैं अभी जाकर उसको मजा चखाती हूँ। असिस्टेंट को पता चलता है कि अगर इसने बॉस को उठा दिया तो मेरी खैर नहीं। तभी वो कहने लगा कि मैं तुम्हें महीने का 50,000 युआन रेंट देने के लिए भी रेडी हूँ, और भला इससे ज्यादा वो वान को क्या चाहिए था? अब उसके ना रूल्स बाकी रहे थे और ना ऑब्जेक्शन। शेरलॉक कहने लगा, मेरी मॉम ने कहा ना, हम कभी भी अपने रूल से पीछे नहीं हटते। तभी वो वान कहने लगी, कह रहे ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं तो बस एक बात कह दी थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हारे बॉस के लिए वेलकम मील की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इतने में बॉस के बुलाने पर असिस्टेंट रूम में आता है, तो जियालू उससे कहने लगा कि क्या तुमने उस लड़की को ढूंढा है जिसके शोल्डर पर मॉल था? जिस पर वो बताता है कि हाँ, मैंने इस तरह की लड़कियों को ढूंढा है, लेकिन इस तरह की लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ बीजिंग में 1700 लड़कियों के शोल्डर्स पर मॉल हैं। तभी वो कहने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन 1700 लड़कियों को ढूंढो।
असिस्टेंट कहने लगा कि अगर सिर्फ इतना होता तो मैं देख लेता, लेकिन इन लड़कियों में 30 गर्ल्स पर डे इजाफा हो रहा है। मैं पिछले 5 सालों से इन लड़कियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर आप उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? जिस पर जियालू कहने लगा कि देखो, उस लड़की के साथ मैंने एक पूरी रात गुजारी थी। क्या पता अगर उसके 5 प्यारे प्यारे बच्चे हो चुके हों और मैं पिता बन चुका हूँ। मुझे नहीं पता, जैसे भी हो उस लड़की को ढूंढो। मैं उस लड़की को अपने सामने देखना चाहता हूँ। तभी असिस्टेंट कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। एक्चुअली शर्लॉक ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। तभी वो वहां से कहने लगा कि एक्चुअली इस आदमी ने भी आपकी तरह किसी के साथ एक पूरी रात गुजारी थी। क्या आपको पता है कि उस लड़की के शोल्डर पर भी मोल था, लेकिन एक्चुअली उस लड़की के 5 बच्चे हैं, इसलिए आप वो नहीं हो सकती। तभी वो वान उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। अगले सीन में वो वान अपने रूम में मौजूद थी। एक्चुअली शर्लॉक की बातों ने उसे बहुत टच कर लिया था। तभी वो अपने शोल्डर पर मौजूद सिंबल को देखती है। फ्लैशबैक के थ्रू उसको याद आता है कि किस तरह उसने एक लड़के के साथ एक पूरी रात गुजारी थी, और वो सोचने लगी कि अगर उस रात वो लड़का मेरी ग्लासेस न उतारता तो मैं उसकी शक्ल याद रख पाती। इतने में उसको अपनी फ्रेंड का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए कहती है। कुछ ही देर में वो वान अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी, तो उससे कहने लगी, मैंने तुमसे कहा भी था कि पेइंग गेस्ट को फीमेल होना चाहिए, फिर भी तुमने एक लड़के को भेजा। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे कहने लगी कि ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग दोबारा से स्टार्ट कर दो। जिस पर वो वान कहने लगी, तुम जानती हो ना मैं इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहती। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि देखो, 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल जाओ। मैं जानती हूँ कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकाला, लेकिन उस सब को तुम अपने सर पर सवार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने टैलेंट को वेस्ट करके अपने साथ नाइंसाफी करो। और वैसे भी अगर तुम्हें कंपटीशन से ना निकाला गया होता तो यकीनन तुम वो कंपटीशन आसानी से जीत सकती थी। इस पर वो वांग कहती है कि देखो, तुम्हें अच्छे से पता है कि अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर बनने के लिए आपके पास फेम और रेपुटेशन होना जरूरी है, जबकि मेरे पास ये दोनों ही नहीं। इसलिए अच्छा होगा कि हम इस बात को डिस्कस ही ना करें। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड वू को एक बहुत जबरदस्त आइडिया आता है जो उसने वो वांग के साथ शेयर किया, तो वो वांग को भी काफी अच्छा लगा। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो कि शर्लॉक के सामने बैठा उससे उसका नाम पूछ रहा था। शर्लॉक अपना नाम बताता है, तभी जियालू उसका मजाक उड़ाने लगा, जो कि शर्लॉक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वो दोनों लड़ने लगते हैं और इसी दौरान जियालू ने उसकी नोटबुक फाड़ दी, जिस पर शर्लॉक को बहुत गुस्सा आता है। की लड़ाई मजीद आगे बढ़ती तभी उन दोनों का एहसास होता है कि उनको बहुत भूख लग रही है। कुछ देर में शर्लॉक उसके सामने इंस्टेंट नूडल्स लेकर आता है। तभी वो उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। शर्लॉक बताने लगा कि मेरी मॉम इस वक्त काम पर गई हैं। अपने डैड के बारे में बताने से पहले वो कहने लगा कि मेरे डैड बीजिंग के सबसे अमीर इंसान हैं, जिस पर जियालू सोचने लगा कि क्या बीजिंग का सबसे अमीर इंसान मैं नहीं। जियालू सोचने लगा मुझे इसको बताना होगा कि मैं भी कोई कम नहीं। तभी वो सोचता है कि इस आदमी की वजह से आज मुझे अपना बुफे आधे में छोड़ना पड़ा, वरना कितने मजे की डिशेस थी वहाँ पर खाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़ रहे हैं। तभी जियालू उसके सामने से नूडल्स उठाते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहने लगा कि मेरे घर एक जबरदस्त से शेफ को भेजो। ऑर्डर मिलने की देर थी कि कुछ ही देर में उनके सामने शेफ्स का एक ग्रुप मौजूद था, जिन्होंने उनके सामने मजेदार खाने तैयार करके पेश किए। इतना सारा खाना देखकर शर्लॉक की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई। तभी जियालू उसकी दुखती रग पर पाँव रखते हुए उसे एक दफा फिर उसके डैड के बारे में पूछता है। इस पर शर्लॉक उसे कहता है कि वैसे तो मैं अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन तुम पे तरस आ रहा है इसलिए तुम्हें बता दूं कि एक्चुअली मेरे डैड की डेथ हो चुकी है। इस पर जियालू बहुत ज्यादा शॉक हो गया। सीन शिफ्ट होता है तो हम वुवान को देखते हैं जो कि एक होटल आती है। तभी वो देखती है कि जियालू भी भागता हुआ उसकी टेबल की तरफ आ रहा है। वुवान की तरफ देखते हुए जियालू कहने लगा तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझसे झूठ बोला था। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, और तुम वही लड़के हो जो अपनी शादी से भाग गया था। में वो वान से मिलने के लिए उसकी क्लाइंट आती है। तभी वो वान जियालू से कहने लगी मुझे लगता है कि तुम गलत टेबल पर बैठे हो। में वहाँ पर मौजूद शीशी जियालू को इशारा करती है तो उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली उसी की गलती है। तभी वो अपनी टेबल पर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो वान अपने बैग से नेकलेस निकालते हुए अपनी क्लाइंट को दिखाती है और उसे कहती है कि इसके सिर्फ 2 ही पीस हैं, एक मेरे पास है और एक पीस किसी और के पास है, और मैं चाहती हूँ कि ये वाला आइटम मैं आपको बेचूं। वान ने अपना नेकलेस अपनी क्लाइंट को पहनाया तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तभी वो पूछने लगी कि इसकी प्राइस क्या है, जिस पर वो बताती है कि इसकी प्राइस सिर्फ 20,000 युआन है। इनके गले में मौजूद नेकलेस जियालू ही देख चुका था और उसको रियलाइज होता है कि इस तरह का एक नेकलेस उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में भी मौजूद था, जो कि अभी रिलीज होना बाकी था। वान उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को चुरा रही थी, ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी वो भागते हुए उस क्लाइंट के पास आता है और उसे पेमेंट करने से रोकते हुए कहने लगा कि ये आइडिया बिल्कुल भी इस लड़की का नहीं है, इनफैक्ट इसने किसी और के डिजाइन को चोरी किया है। जिस पर वो वान उसे कहने लगी क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या कह रहे हो। जियालू कहने लगा कि हाँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो आइटम तुम इसे दिखा रही हो इसके डिजाइनर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तभी वो वान कहने लगी कि ठीक है,
आखिर बुलाओ उसे। तभी जियालू कॉल डायल करते हुए उस आइटम के डिजाइनर को बुलाने लगा। दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की ज्वेलरी डिजाइनर एलिस को बॉस के पास चलने के लिए कहता है और उसे बताता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहता है अभी और इसी वक्त। एक्चुअली बॉस का टकराव एक लड़की से हुआ है जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने डिजाइन बता रही है, इसलिए बॉस चाहते हैं कि तुम वहां आकर उन्हें क्लेरिफिकेशन दो। एलिस अच्छे से जान गई थी कि बॉस के साथ मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी कजन वुवान है जिससे उसने ज्वेलरी डिजाइन चुराए थे। तभी वो नाटक करते हुए कहने लगी कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी। वापस आते हैं वो वान की तरफ जो जियालू से पूछ रही थी कि जिस लड़की ने तुम्हें ये डिजाइन दिया क्या उसका नाम एलिस है, जिस पर जियालू से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। वो वान कहने लगी यहाँ पर खड़े होकर वेट करके अपना टाइम जाया मत करो क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसमें इतने गट्स ही नहीं कि वो मुझे फेस कर सके। इसके साथ ही वो एक और डिजाइन बनाती है जो उसने इसी आइटम के साथ तैयार किया था और जियालू को दिखाते हुए कहने लगी कि देखो ये सारे आइडियाज मेरे हैं, अगर तुम्हारी डिजाइनर यहाँ मौजूद होती तो वो कभी भी ये डिजाइन ना बना पाती। तभी क्लाइंट को फील होता है कि वो वाइन का एक्सेंट और उसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है और उसको रियलाइज होता है कि ये लड़की तो कोई डिजाइनर है ही नहीं। तभी वो वान से कहने लगी कि तुम एक झूठी लड़की हो जो मुझे फेक आइटम बेचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आने वाली। क्लाइंट के जाने के बाद वो वान जियालू से गुस्से में कहती है कि तुम यही चाहते थे ना कि वो इस डील को कैंसिल कर दे, अब तुम्हें ठंड पड़ गई होगी। वान बाहर आती है तभी जियालू उसके ग्लासेस देने के लिए उसके पीछे पीछे आ गया और उसने देखा कि उसकी मॉम भागते हुए उसकी तरफ आ रही है। एक्चुअली मॉम को शीशी ने कॉल करके बताया था कि जियालू ने इनकार कर दिया है। शीशी ने ही मॉम को बताया था कि आपके बेटे ने शादी करना तो दूर की बात बल्कि एंगेजमेंट रखने से भी इनकार कर दिया है और वो चाहता है कि वो मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। मॉम को आता देखकर जियालू वुवान से कहने लगा कि प्लीज मुझे एक दफा फिर लिफ्ट दे दो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुमसे ये नेकलेस खरीदने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वुवान बहुत गुस्से में थी। तभी कहने लगी अगर मेरी बाइक इस दुनिया की आखिरी बाइक हो तब भी मैं तुम्हें लिफ्ट ना दूं और वहाँ से चली गई। तभी जियालू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एक दूसरे को लेकर उन दोनों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका था। जियालू एलिवेटर में एंटर होता है तभी वो देखता है कि वो वान भी एलिवेटर की तरफ आ रही है। वान को वहाँ देखकर उसे बहुत अजीब लगा। तभी वो कहने लगा क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें मैं कोई फारिग लड़की नजर आ रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन दोनों को एक ही फ्लोर पर जाना था। तभी वो वान कहने लगी कि एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम मेरे नेबर हो और ये बात मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने फ्लोर से बाहर निकाल दूं। जियालू अपने फ्लैट की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि वो वान भी उसी की तरफ आ रही है। तभी वो कहने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम क्यों मेरा पीछा कर रही हो। वान उसे कहती है कि ये मेरा फ्लैट है और तुम यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। इतने में शेरलॉक दरवाजा खोल चुका था और जियालू को देखते ही वो उसे वेलकम करता है, जिस पर वो वान उसे कहने लगी कि क्या तुम उसे जानते हो। तो शेरलॉक बताता है कि हाँ ये हमारा पेइंग गेस्ट है। ये सब वो वान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे पेमेंट की है तो मैं तुम्हें वो सारे पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने घर में घुसने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम जैसा मकार इंसान जिसकी वजह से मेरी इतनी बड़ी डील खराब हुई उसको मैं अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियालू अंदर आने की कोशिश करता है तभी वो वान उसे रोकने लगी और इसी दौरान अपनी जान छुड़ाने के लिए वो वान को धक्का देता है। तभी वो वान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। अपने शोल्डर पर मौजूद सिंबल को छुपाते हुए वो कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का देने की, क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। वान के शोल्डर पर मौजूद मोल को देखते हुए जियालू को शक होने लगा और इसके साथ ही वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर रहकर देखना होगा कि ये किस तरह से मेरे कंपनी के डिजाइन चोरी कर रही है। इसलिए वो रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे यहाँ पर रहने की परमिशन दो, अगर तुम मुझे यहाँ रहने देती हो तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट करूंगा। लेकिन वो वान किसी भी तरह राजी होने के लिए रेडी नहीं थी। तभी जियालू अपना नाटक स्टार्ट करते हुए कहने लगा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे देखकर सभी लोगों को यही लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा कि कोई भी मुझे अपने घर में रहने के लिए इजाजत नहीं देता। इवन मेरी कंपनी भी मुझे इस तरह की पेमेंट नहीं करती कि मैं अपने लिए एक घर ही अफोर्ड कर सकूं। मैं ऊपर वाले क्या सारे जुर्म मेरे ऊपर ही होना थे। तभी शेरलॉक कहने लगा कि मॉम प्लीज क्या हम इसे अपने साथ रहने की परमिशन दे सकते हैं। यालू वहाँ से जाने लगा तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन हाँ अपनी हद में रहना। वो भी आगे बढ़ती है तो हम शेरलॉक को देखते हैं जो कि अपने सूप में क्रैब बीट ऐड कर रहा था और मन ही मन में कह रहा था एक दफा मुझे एलर्जी होने दो, मुझे अगले कई दिन तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। जियालू बाहर आता है तभी वो वान उसे भी खाने के लिए बुला लेती है। सूप पीने की वजह से शेरलॉक की तबीयत खराब होने लगी और वो मॉम को बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। सूप देखते ही वो वान को आइडिया हो चुका था कि ये सब की अधरा शेरलॉक का ही है। तभी वो उसको डांटते हुए कहने लगी तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्रैब मीट से एलर्जी है, तुम्हें पता भी है ये तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तभी वो वान को रियलाइज होता है कि जियालू को भी इससे एलर्जी है और वो उसे पूछने
लगी कि क्या तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन अचानक से शेरलॉक बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो वान डॉक्टर को शेरलॉक को चेक करने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर के पास एक नर्स आ जाती है जो उससे कह रही थी, आप जानते हैं ना, हमारे शेयर होल्डर के बेटे ने अपनी नस काट ली है। सभी डॉक्टर्स उनको चेक करने के लिए गए हैं लेकिन आप नहीं गए। मुझे लगता है कि आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। तभी डॉक्टर कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो बाकी पेशेंट्स को भी अटेंड करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे इस बच्चे को चेक करना चाहिए। तभी उस बच्चे की माँ आ जाती है जो कहने लगी, तुम शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे हस्बैंड इस हॉस्पिटल के शेयर होल्डर हैं। अगर तुमने मेरे बेटे को चेक न किया तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्द तुम अपनी जॉब से हाथ धोने वाले हो। तभी जियालू कहता है कि डॉक्टर मेरे बेटे को चेक करो, आपको अपनी जॉब की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी तुमसे तुम्हारी जॉब नहीं छीन सकता। डॉक्टर शेरलॉक को लेकर वहाँ से जाता है। तभी वो वान उस लड़की से कहती है कि तुम्हारा मसला क्या है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे बेटे की तबीयत कितनी खराब है। जिस पर वो लड़की कहने लगी, मुझे तुम्हारे बेटे से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जियालू उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी हद में रहो वरना तुम और तुम्हारे हस्बैंड सारी जिंदगी पछताते रहोगे। जिस पर वो लड़की जियालू का मजाक उड़ाती है। जियालू उस लड़की से उसके हस्बैंड की कंपनी के बारे में पूछता है और उसके साथ ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उनकी कंपनी के साथ सारी कोलैबोरेशन कैंसिल करने के लिए कहता है। में उस लड़की के हस्बैंड भी वहाँ पहुँच चुके थे। जियालू को देखते ही वो जियालू से मिलने लगे तो वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है और यही वजह है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ अपनी सारी कोलैबोरेशन कैंसिल कर दी है। और ये सुनते ही वो आदमी अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। और साथ ही जियालू को बताता है कि आपको इसकी बातों की वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आज ही इसको डिवोर्स देने वाला हूँ। मुझे भी इस तरह की लड़की के साथ रहने का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। डिवोर्स का सुनते ही वो लड़की जियालू के सामने झुकते हुए माफी मांगती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अभी उसका हस्बैंड उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है तो जियालू भी वो वान से कहने लगा, मुझे लगता है कि अब हमें भी शेरलॉक को देख लेना चाहिए। लेकिन वो वान उसको रोकते हुए कहने लगी, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम एक होमलेस हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़े कंपनी के सीईओ हो। जियालू बताने लगा, मैं किसी भी कंपनी का सीईओ नहीं हूँ। एक्चुअली ये फ्रेंड मेरे हॉस्पिटल का है और मैंने अपने फ्रेंड की फ्रेंडशिप का फायदा उठाया है। कुछ दिन में वो दोनों शेरलॉक से मिलने के लिए पहुंच चुके थे। तभी शेरलॉक वो वान से कहने लगा, मॉम मुझे इतने अच्छे वार्ड में रखने का शुक्रिया, मैं जानती हूँ आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। वो वान वहाँ पर आने वाली एक नर्स से इस वार्ड के बारे में पूछती है तो वो बताने लगी कि ये हमारे हॉस्पिटल का VIP वार्ड है जिसकी प्राइस 7000 युवान पर डे है। और ये सुनते ही वो वान की तो जैसे चीखें ही निकल गई। इतने में डॉक्टर भी वहाँ आ चुका था तो वो वान एक दफा फिर डॉक्टर से पूछती है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि एक्चुअली हमारा VIP वार्ड तो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन आज इंटरनेशनल मेडिसिन डे होने की वजह से हमें डिस्काउंट देना पड़ा। एक्चुअली हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन हमारे हॉस्पिटल की प्रमोशन की जाए। लेकिन डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वो वान जियालू पर टूट पड़ी और उसे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के लिए VIP वार्ड बुक करके मुझे फंसाने की कोशिश करके, क्या तुम मेरा तमाशा लगाना चाहते थे। तभी वो कहने लगा कि देखो, जब मैं रिसेप्शन पर गया तो मेरे पेरेंट्स की वजह से वहाँ पर मौजूद लड़की मुझे कोई बहुत अमीर इंसान समझने लगी। उसे मेरी पर्सनैलिटी काफी डैशिंग लगी और उसे लगा कि मुझ जैसे इंसान कोई VIP वार्ड ही बुक करेगा और मुझसे पूछे बिना उसने इस वार्ड को बुक कर लिया। जियालू की इस बातों से तो वो वान जैसे ताप उठी और उसे कहने लगी, तुम्हें देखकर कोई अंधा ही कहेगा कि तुम एक डैशिंग इंसान हो। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो अपने बेटे से ही पूछ लो। वो वान शेरलॉक से पूछने लगी कि क्या ये आदमी तुम्हें हैंडसम इंसान लगता है। जिस पर वो कहता है कि हाँ हैंडसम तो है। तभी वो वान तपते हुए कहने लगी, मुझे लगता है कि नर्स की तरह इसकी आंखों ने भी काम करना छोड़ दिया है। नेक्स्ट सीन में वो वान शेरलॉक के लिए सूप बनाकर लाई थी और उसे सूप पीने के लिए कहती है। तभी जियालू वहाँ आकर कहने लगा कि मेरी भी तबीयत खराब है लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं ताकि वो मेरी केयर कर सके। वो वान उसे कहने लगी, अगर तुम्हें सूप पीना है तो आकर पी लो, ज्यादा नखरे करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जियालू वहाँ आकर बड़ा बाउल उठाकर उससे सूप पीने लगा। वो वान को रियलाइज होता है कि शेरलॉक और जियालू दोनों ही लेफ्ट हैंडेड है और यही बात उसने जियालू को बताई तो वो इस बात को एंजॉय करने लगा। वो वान उन्हें बताती है कि मुझे डिलीवरी पार्सल करने के लिए जाना होगा, तुम दोनों फ्री होकर घर पहुँच जाना। जिस पर जियालू से कहता है कि ठीक है, शेरलॉक को लेकर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो शेरलॉक को लेकर घर जा रहा था। तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी तो वो वान उन दोनों को पीछे की तरफ धकेलती है और यही वजह थी कि वो वान गिरने लगी। तभी जियालू उसको रोकता है लेकिन वो वान खुद को छुड़ाते हुए उसे गुस्सा करती है और कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, शेरलॉक एक बच्चा है और वो रेड ग्रीन ब्लाइंड है, लेकिन तुम तो एक एडल्ट हो और क्या तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा, कम से कम तुम्हें तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए था। इस पर जियालू बताता है कि एक्चुअली मैं भी रेड ग्रीन ब्लाइंड हूँ और ये बात वो वान को काफी अजीब लगी। तभी वो कहती है कि तुम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन है।
मूवी आगे बढ़ती है तो हम वुवान को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी जियालू उसके पास आता है तो वुवान उससे पूछने लगी कि तुम्हारी जॉब की क्या अपडेट है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ तुम्हें जल्द जॉब मिले तो तुम यहाँ से मूव आउट करो। तभी वो सोचने लगा यकीनन ये नहीं चाहती मुझे पता चले कि ये किस तरह से मेरी कंपनी के आइडियाज चोरी कर रही है। तभी वो कहने लगा कि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मुझे कहीं से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 सालों में मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है। तभी वुवान उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। नीचे आने पर वो वुवान से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी में तुम्हारी जॉब हो जाए और मैं जानती हूँ कि ये तुम आसानी से कर सकते हो। जियालू ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तभी कहने लगा तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिलीवरी का काम करूंगा, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ अगर तुम ये काम करना शुरू कर दो तो तुम महीने के 6-7 हजार युवान कमा सकते हो। हाँ एक बात मैं तुम्हें अभी से समझा दूं कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, इसलिए इस वजह से तो इनकार बिल्कुल भी मत करना। वुवान जियालू को प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगी। तभी वो कहता है कि तुम्हारी बाइक मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जिस पर वो कहने लगी ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो कि तुम इस पर एक दफा पहले राइड ले चुके हो। तभी वो कहने लगा कि उस वक्त मैं सिचुएशन के हाथों मजबूर था। तभी वुवान कहने लगी कि आज भी तुम मेरे हाथों मजबूर हो, इसलिए जल्दी से बैठ जाओ ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सीन शिफ्ट होता है तो वुवान जियालू के साथ कंपनी पहुंच चुकी थी। वो एलिवेटर में जाने लगी। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है और उसे कहने लगी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एलिवेटर को यूज करने की, क्या तुम्हें भूल चुका है कि तुम हमारी कंपनी के एक लॉकी एम्प्लॉय हो। मुझे तो उन लोगों पर हैरत होती है जो तुम्हारा ले जाया हुआ खाना खाते हैं। देखो तुमसे कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तुम्हारा ले जाया गया हुआ खाना खाना तो दूर की बात तुम्हारे पास खड़ा होना भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे अभी एम्प्लॉयज को यहाँ पर बुलाकर इस जगह की सफाई करवानी पड़ेगी। और तभी जियालू एलिवेटर से बाहर निकलकर उसे कहने लगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वुवान से बात करने की, अगर वो कोई लो की एम्प्लॉय है तो तुम उससे इस तरह से बात करोगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉयज भी मौजूद हैं। तभी मैनेजर माफी मांगते हुए कहने लगी कि मिस्टर लू प्लीज मुझे माफ कर दे, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। मैनेजर सर झुकाए मुसलसल जियालू से माफी मांग रही थी और ये बात वुवान को काफी अजीब लगी। लेकिन जब वो इस बारे में जियालू से पूछी है तो वो कहता है कि एक्चुअली इस लड़की का दिमाग खराब है। वुवान जियालू को लेकर ऊपर आता है। तभी एक दफा फिर उसके एम्प्लॉयज उसके सामने आकर उससे मिलने लगे और उसे कहते हैं कि मिस्टर लू आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की, अगर कोई काम था तो हमें बुला लेते। वुवान जियालू से पूछती है कि ये तुम्हें लू क्यों बुलाते हैं, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली लू मेरा फ्रेंड है, वो काफी अमीर है और मैं उसी के स्टेटस को एंजॉय कर रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरी तरह लगता है। कुछ उसका फ्रेंड होने की वजह से भी लोग मेरी इज्जत करते हैं और कुछ लोग तो मुझे मिस्टर लू ही समझते हैं। तभी वुवान कहने लगी कि अगर कभी मैंने मिस्टर लू की कंपनी को ज्वाइन किया तो मैं कभी भी इस तरह झुककर सलाम नहीं करूंगी। जियालू पूछने लगा कि क्या तुम मिस्टर लू की कंपनी में काम करना चाहोगी, जिस पर वो कहने लगी कि ऑफ कोर्स हर कोई करना चाहेगा, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना यही है कि मैं मिस्टर लू की कंपनी में चीफ डिजाइनर बन जाऊं। वुवान की इस बात पर जियालू को हंसी आ गई। तभी वो कहने लगी कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे सपनों का मजाक कैसे उड़ा सकते हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। कुछ देर में वो बाहर आ चुके थे। तभी वुवान जियालू के लिए आइसक्रीम लाती है। जियालू से पूछने लगा कि क्या तुम वाकई ज्वेलरी डिजाइनिंग कर लेती हो, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है डिजाइनिंग में, इनफैक्ट मुझे बहुत ज्यादा शौक था डिजाइनर बनने का और मैं बन भी जाती, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हो गई कि मुझे अपने सपनों से पीछे हटना पड़ा। जियालू से पूछता है कि क्या तुम मिस्टर लू की कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगी, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी कंपनी मुझे हायर नहीं करेगी क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और खुद से डिजाइनिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और इसी वजह से मैं डिलीवरी का काम करती हूँ। मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रही हूँ ताकि कुछ अमाउंट जमा करके खुद का काम स्टार्ट कर सकूँ। इनफैक्ट मैं जब भी कोई पार्सल डिलीवर करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैंने अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ा लिया हो। मूवी के अगले सीन में हम वुवान को देखते हैं जो कि इस वक्त जियालू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी जियालू अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर वुवान को दे देता है, जिसको देखते हुए वो पूछने लगी कि इसमें क्या है। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसके अंदर मौजूद एक्वामेरीन का डायमंड देखते ही उसके तो जैसी आंखें ही चुंधी आ गई। तभी वो पूछने लगी कि ये तुमने किससे चुराया है, क्या तुम चोरियां भी करते हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें कुछ भी समझा हो, कम से कम एक चोर नहीं समझा था। तभी जियालू कहने लगे मैंने इसको चोरी नहीं किया, तुम इस तरह से कैसे सोच सकती हो मेरे बारे में। लेकिन वुवान अपनी बात पर अड़ चुकी थी। वुवान के बार बार पूछने पर जियालू से बताता है कि ये मैंने खरीदा है, जिस पर वो कहने लगी मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि इसकी कीमत कम से कम भी 50,000 युवान से ज्यादा होगी जो कि तुम्हारे पास कहीं से भी नहीं आ सकते। ये रेंट देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे होते नहीं, इस डायमंड के पैसे कहाँ से आ गए। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये तुमने जिससे भी चुराया है जाकर उसे आराम से वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। अभी जियालू उसे बताता है कि देखो ये मैंने चोरी नहीं किया बल्कि ये मैंने खरीदा है, जिस पर वो कहने लगी कि तुम मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मैंने तुमसे कहा ना कि इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है जो कि तुम्हारे पास कहीं से भी नहीं आ सकती।
सकते। जियालू को जब और कोई बात समझ में न आई तभी वो कहने लगा कि देखो ये डायमंड काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन तब जब हम इसे किसी बड़ी शॉप या मॉल से खरीदे, लेकिन अगर हम इसे किसी स्टॉल से खरीदे तो इसकी अमाउंट काफी कम होती है। एक्चुअली ये मैंने एक स्टॉल से ही खरीदा है और यही बात थी कि ये मुझे बहुत आराम से एक छोटी सी अमाउंट में मिल गया। तभी वो उसे कहने लगी कि कौन से स्टॉल की बात कर रहे हो, मुझे वहाँ लेकर चलो, मुझे भी वो स्टॉल देखना है। अगर मुझे इस तरह के किसी स्टॉल का पता होता तो मैं कितने सारे डायमंड्स खरीद चुकी होती। तुम ऐसा करो, मुझे जल्दी से लेकर चलो, मुझे अभी के अभी उस स्टॉल तक पहुँचना है। वो वान स्टॉल तक जाने की तैयारी करने लगी तभी जियालू अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि डायमंड का एक स्टॉल अरेंज करो जल्दी से। क्योंकि अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो वो वान के साथ उस स्टॉल तक पहुंच चुका था और अपने मैनेजर को देखते हुए वो उसे इशारे करके कहने लगा कि ये तुमने क्या पहना हुआ है, क्या स्टॉल मैन इस तरह के कपड़े पहनते हैं। असिस्टेंट भी उसे इशारों में जवाब देते हुए कहने लगा कि एक्चुअली सब कुछ इतनी इमरजेंसी में अरेंज करना पड़ा कि मेरे पास कपड़े चेंज करने के लिए टाइम ही नहीं बचा था। जबकि उन दोनों के ऑपोजिट इतने सारे डायमंड्स देखकर वो वान की तो जैसे आंखें ही चुंधी आ गई। तभी वो असिस्टेंट से एक डायमंड की प्राइस पूछती है तो असिस्टेंट उसे कहता है कि इसकी प्राइस 30,000 युवान है। जिस पर जियालू से कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर हमने 30,000 युवान का ही डायमंड खरीदना था तो इस स्टॉल पे आने की क्या जरूरत थी, किसी बड़े मार्केट से ही खरीद लेते। जियालू की बात सुनते ही असिस्टेंट कहने लगा कि ठीक है, आप मेरे रिपीट कस्टमर हैं, इसलिए मैं ये डायमंड आपको 3,000 युवान में देने के लिए रेडी हूँ। वो वान एक और डायमंड उठाती है जिसकी प्राइस असिस्टेंट उसे 2,000 युवान बताता है। तभी जियालू कहने लगा कि इसके लिए हम तुम्हें 200 युवान से 1 टका भी ज्यादा नहीं देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करो। असिस्टेंट आसानी से उसे 200 युवान में डायमंड लेने के लिए कहता है। तभी वो वान सोचने लगी कि ये लड़का बार्गेनिंग में कितना अच्छा है, जबकि लड़कों में ये क्वालिटी होती ही नहीं है। और तभी वो वान ने डिसाइड कर लिया कि मैं इन सारे डायमंड्स को खरीदने वाली हूँ। इतनी सी प्राइस में इतने अच्छे डायमंड्स मुझे फिर कभी नहीं मिलने वाले। वान असिस्टेंट को टोटल करने के लिए कहती है तो वो बताने लगा कि आपका टोटल बिल 12,000 युवान का बना है। अगर आपको ये ज्यादा लग रहे हैं तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकती है, मैंने कोई भी चीज खुद से ज्यादा ऐड नहीं की। जिस पर वो वान उसे पूछती है कि मैंने तुमसे सारे डायमंड्स खरीद लिए लेकिन तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। तभी असिस्टेंट बताता है कि एक्चुअली मेरा एक ओल्ड वालिद है और एक छोटा बच्चा भी है। एक्चुअली मैं इन सारे डायमंड्स को अलग अलग से बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट बनाना चाह रहा था, लेकिन आपने इन सारी चीजों को एक साथ खरीदकर मेरा सपना खराब कर दिया। और इतने में वो वान का दिल पिघल चुका था। तभी वो कहने लगी कि देखो, तुमने जो प्राइसेस मुझे बताई वो बिल्कुल नामुनासिब है। इनफैक्ट ये सारे डायमंड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो, इस वाले की प्राइस 10 मिलियन युवान है और इस वाले डायमंड को देखो, अगर तुम इसको किसी एग्जीबिशन में रखो तो कोई भी तुम्हें 5 मिलियन युवान तक की अमाउंट दे सकता है, लेकिन तुम इनको बहुत चीप में बेच रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं लगता कि इतनी कम अमाउंट में इन डायमंड्स को बेचकर तुम्हें अपना नुकसान करना चाहिए। बल्कि रुको जरा, मेरे पास एक्वामेरीन का एक डायमंड भी है, तुम चाहो तो वो भी रख सकते हो। अगर तुम डायमंड्स को सही कीमत पर बेचना शुरू कर दो तो तुम एक दिन में मिलियनर बन सकते हो। और जिस तरह तुम इस तरह रास्ते में स्टॉल लगाकर बैठे हुए हो, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ऐसा करो, ये सारे डायमंड्स एक ज्वेलरी मॉल ले जाओ जहाँ पर तुम इन डायमंड्स को सही कीमत पर बेच सको, ताकि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो। असिस्टेंट उसे कहने लगा कि क्या आप सच में ये डायमंड्स नहीं लेना चाहती। जिस पर वो कहने लगी कि देखो, यहाँ से जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना डिसीजन एक दफा फिर चेंज कर लूँ, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। जियालू असिस्टेंट को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए वो वान को काम रहने के लिए कहता है। और तभी वो कहने लगी कि देखो जरा, मैंने 1 घंटे में अपना 100 मिलियन युवान का नुकसान कर दिया, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जियालू से कहने लगा कि जो कुछ तुमने किया वो मुझे भी ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि तुम्हें वो डायमंड्स ले लेने चाहिए थे। जिस पर वो कहने लगी कि देखो, मैं शेरलॉक के लिए एक बुरी एग्जाम्पल नहीं बनना चाहती। हाँ ठीक है कि मैं बहुत बड़ी ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन वो सब मैं ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। अगर इसी तरह करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। अगले सीन में हम जियालू को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। वो असिस्टेंट को कुछ डिजाइन सिखाते हुए कहने लगा कि ये तुम्हें कैसे लग रहे हैं। जिस पर वो कहने लगा कि ये बहुत जबरदस्त है और मैं अच्छे से जानता हूँ ये उस फ्रेंच डिजाइनर के हैं जिसको आप हायर करना चाहते थे। तभी जियालू से बताता है कि एक्चुअली ये डिजाइन वो वान ने बनाए हैं और वो काफी टैलेंटेड है। इनफैक्ट मैं वो वान को हमारी कंपनी में असिस्टेंट डिजाइनर के तौर पर हायर करने के बारे में सोच रहा था, और अगर ऐसे हो गया तो उसको कभी भी मेरे सामने मत आने देना। उसका फ्लैट मेरे लिए रेंट पे लेकर तुमने जो गुल खिलाया है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी पर्सनैलिटी उसके सामने खुलकर आ जाए। सीन शिफ्ट होता है तो वो वान जियालू के साथ बैठी हुई थी। तभी उसको कंपनी की तरफ से मैसेज आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि कल सुबह 9 बजे उसे कंपनी पहुंचना होगा ताकि वो असिस्टेंट डिजाइनर की पोस्ट पर ज्वाइन कर सके, और इसके लिए उसको महीने के 12,000 युवान दिए जाएंगे। तभी वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए जियालू से कहने लगी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें जरूर एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी। लेकिन अचानक से उसे ख्याल आता है कि उसने इस कंपनी में अपनी रिज्यूम सबमिट ही नहीं करवाई थी। तभी जियालू उसे बताता है कि एक्चुअली तुम्हारी रिज्यूम मैंने सबमिट करवाई थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा टैलेंट जाया हो। एक्चुअली मुझे तुम्हारे टैलेंट की बहुत कदर है। तभी वो इतराते हुए कहने लगी कि हाँ, टैलेंटेड तो मैं सच में बहुत हूँ। मूवी के अगले सीन में हम वो वान को देखते हैं जो कि अगले दिन कंपनी पहुंच चुकी थी। तभी उसका सामना एलिस से होता है जो वो वान को देखकर काफी शॉक हुई और उसके पास आकर पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिस की नजर वो वान के हाथों में मौजूद अपॉइंटमेंट लेटर पर पड़ती है जो उसे HR डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए थे। तभी वो कहने लगी कि क्या तुम यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने वाली हो या तुमने क्लीनिंग स्टाफ को ज्वाइन कर लिया है।
वान जब उसे बताती है कि मैं यहाँ पर असिस्टेंट डिजाइनर बनने वाली हूँ तो एलिस को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो उसके हाथ में मौजूद पेपर्स फाड़ते हुए कहने लगी कि अपनी औकात याद रखना। भले तुम्हें यहाँ पर कोई भी ना जानता हो लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम पास्ट में भी लोगों के डिजाइन चुराती रही हो। तुम एक लायर और एक थीफ हो। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है कि इतनी बड़ी कंपनी में रहकर तुम लोगों को धोखा दे सकोगी या उन्हें उल्लू बना सकोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहले दिन ही रिजाइन देकर यहाँ से चली जाओ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एलिस उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी फाड़ चुकी थी और उसे कहने लगी कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी पर्सनल लाइफ में मैस पड़ी हुई है। तुम एक ऐसे बच्चे की माँ हो जिसके बाप को कोई नहीं जानता। पूरे चाइना में कोई भी तुम्हारे बेटे को ऑन करने के लिए राजी नहीं है और उसके बावजूद भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती हो। लेकिन वो वान भी कहाँ इतने आराम से पीछे हटने वाली थी। तभी उसे कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि पास में भी तुमने मुझे हमेशा पीछे रखने की कोशिश की और मेरे डिजाइन को चुराती रही हो। इस एलिस में तुम्हें साफ लफ्जों में बता दूं कि इस कंपनी को ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं तुम्हें तुम्हारी जगह याद दिला सकूं और तुम्हें ये मैसेज दे सकूं कि दूसरों के डिजाइन और आइडियाज चोरी करके अपना करियर नहीं बनाया जा सकता। इस पर एलिस उसे कहने लगी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इतनी बड़ी कंपनी के स्टाफ ने तुम जैसी लड़की को हायर करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तभी वहाँ पर वो वान आ जाता है। इतने में वहाँ पर वो वान आ जाता है जिसके साथ उसका मैनेजर भी मौजूद था। एलिस और उसकी फ्रेंड को वहाँ देखते हुए मैनेजर कहने लगा कि क्या तुम लोगों को सैलरी यहाँ पर बातें करने के लिए दी जाती है, तुम लोग अपने काम पर क्यों नहीं लग जाते। अभी वो लड़कियाँ मिस्टर लू को सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगी तो वो वान जियालू के पास आकर उससे पूछती है कि ये लड़कियाँ तुम्हें मिस्टर लू क्यों बुला रही हैं। जिस पर जियालू कहता है कि वो मुझे नहीं बल्कि इसको लू बुला रही है। लेकिन वो वान को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं हुई थी। तभी वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जियालू कहता है कि एक्चुअली मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई है, मैं प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट हूँ। देखो कितना बड़ा इत्तेफाक है, हम दोनों की एक ही दिन जॉब लग गई। आज घर जाकर हम जरूर सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अगले सीन में हम वो वान को देखते हैं जिसके पास एलिस आकर उसे कहने लगी कि आज हमें बहुत ज्यादा काम करना होगा। देखो कितना बड़ा इत्तेफाक है, तुमने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया और तुम्हारे करने के लिए कितने सारे काम जमा हो चुके हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि बैकडोर से किसी कंपनी को ज्वाइन करना आसान होता है लेकिन उस कंपनी के लेवल को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ इसलिए कि तुम इस कंपनी में दाखिल हो चुकी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लेवल तक पहुंच सकती हो। तभी वो कहने लगी कि तुम चुप करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुमने हमेशा से मेरे डिजाइन को चोरी किया है। अगर बात टैलेंट की हो तो मैं तुम्हें बहुत आराम से शिकस्त दे सकती हूँ। तभी एलिस कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुम क्या कह रही हो। इस पर वो वान कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, चोरी करना और झूठ बोलना तुम्हारे बचपन की आदत है लेकिन मैं अपनी बात को हमेशा प्रूव करके रहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम इतनी ही टैलेंटेड हो तो मेरे साथ किसी डिजाइन में बैट लगाओ। अगर तुम जीत गई तो मैं इस ऑफिस से निकल जाऊंगी लेकिन अगर ये बैट मैं जीत गई तो तुम्हें इस ऑफिस को छोड़ना होगा। जिस पर एलिस कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसी चैलेंज में उलझाकर तुम इस काम से बच पाओगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भले कुछ भी हो। अब जब तुम मेरे अंडर काम कर रही हो तो तुम्हें मेरे सभी ऑर्डर्स को मानना होगा। तुम्हें ये सारा काम आज के आज ही निपटाना है, भले उसके लिए तुम्हें आधी रात तक यहाँ रुकना ही पड़े। जबकि दूसरी तरफ हम जियालू को देखते हैं जो कि इस वक्त शेरलॉक के साथ घर पर मौजूद था। वो दोनों एक अच्छे डिनर के लिए वो वान का वेट कर रहे थे। तभी वो कहने लगा क्या तुम्हारी मॉम आज कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई। इस पर शेरलॉक कहता है कि पता नहीं, इतना अच्छा खाना देखने के बाद मुझसे तो उनका वेट ही नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम दोनों अपना डिनर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जियालू उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी शेरलॉक की नजर उसके पीछे पड़े एक गिफ्ट बॉक्स पर पड़ती है तो वो खोलकर देखता है कि उसके अंदर एक नेकलेस मौजूद है। शेरलॉक जियालू से इस गिफ्ट के बारे में पूछता है तो वो कहने लगा कि इसको आराम से रख दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम के लिए है। इस पर शेरलॉक उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी मॉम को प्रपोज करने वाले हो, क्या तुम मेरी मॉम को पसंद करते हो। तभी जियालू कहने लगा कि ये तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ये सिर्फ उसका करियर गिफ्ट है। जिसके जवाब में शेरलॉक उसे कहता है कि अच्छा ही किया जो तुम पीछे हट गए, वैसे भी तुम उसे डिजर्व नहीं करते। भला मेरी मॉम 5 बच्चों के बाप को तो डिजर्व नहीं करती। जियालू उससे पूछता है क्या मतलब 5 बच्चों का बाप। तभी उसको वो वान की कॉल आ जाती है जो उसे कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तभी जियालू उसे पूछने लगा कि क्या फर्स्ट डे ही तुम्हारा इतना सारा काम जमा हो चुका है। वो वान उसे बताने लगी कि एक्चुअली एलिस मुझसे अपने बदले लेना चाहती है और यही वजह है कि उसने मुझे ऑफिस के काम में उलझा कर रख दिया है और इसी वजह से मुझे इस टाइम तक ऑफिस में रुकना पड़ा। अब जब तक मेरा सारा काम खत्म ना हो जाए मैं घर नहीं आ सकती। तभी जियालू से कहने लगा कि ठीक है तुम अपना काम करो। लेकिन तभी जियालू अपने मैनेजर को मैसेज करके एलिस को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कि इस वक्त तक ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसका सामना मैनेजर से होता है जो उसे वो वान का सारा काम करने के लिए कहता है। तभी एलिस पूछने लगी कि
तुम मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हो। इस पर मैनेजर उसे बताता है कि एक्चुअली ये मेरा नहीं बल्कि बॉस का ऑर्डर है। बॉस चाहते हैं कि तुम बहुत सारा काम खुद से करो ताकि तुम्हारे टैलेंट को रीयूज किया जा सके और उसके बाद तुम्हें एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। एलिस को खुश करने के लिए तो जैसे बस इतना भी काफी था। तभी वो खुश होते हुए कहने लगी कि तुम परेशान मत हो, मैं अपना सारा काम खुद करूंगी। तभी एलिस वो वान के पास आकर उसे घर जाने के लिए कहती है, जिस पर वो वान कहने लगी कि यकीनन ये तुम्हारी कोई न्यू ट्रिक होगी, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आने वाली, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। जिसके जवाब में एलिस उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें कह दिया कि घर जाओ तो तुम चली जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने के देने पड़े। तभी ना चाहते हुए भी वो वान को वहाँ से जाना पड़ा। जाते हुए वो वान जियालू के लिए खरीदा हुआ टाई बॉक्स साथ लेकर जाती है तो एलिस सोचने लगी कि ये तो मेल टाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वान किसी को डेट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ वो वान जियालू और शेरलॉक के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। तभी वो जियालू से कहने लगी कि देखो कितनी अजीब बात है, एक ही दिन में हम दोनों कोलीग्स बन गए। वैसे तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में इतनी आसानी से स्पेशल असिस्टेंट की जॉब कैसे मिल गई। तभी वो कहने लगा, देखो लड़की, मेरा एकेडमिक करियर काफी शानदार है, मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम्हें लगता हूँ। तभी वो वान उसको उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट देते हुए कहने लगी कि ये तुम्हारी जॉब की खुशी में है, जो कि उसको बहुत अच्छा लगा और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा प्यारा है। तभी शेरलॉक कहने लगा, मॉम अंकल भी आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाए थे। जियालू वो वान के लिए लाया हुआ नेकलेस उसे देता है तो नेकलेस देखने के बाद वो कहने लगी कि ये टीयर ऑफ एंजल डायमंड तुम्हारे पास कहाँ से आया, इसके वर्थ मिलियन ऑफ युआन है, जबकि तुम्हारी तो अभी कल ही असिस्टेंट की जॉब लगी है, तुम्हारे पास इतनी अमाउंट आ ही नहीं सकती। यकीनन ये कोई इमिटेशन होगी, लेकिन देखो ये इमिटेशन कितनी परफेक्ट है, बिल्कुल रियल लग रहा है। जियालू से इम्प्रेस होते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम डायमंड्स के बारे में इतना सब जानती हो, जिस पर वो बताती है कि मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग को स्टडी किया हुआ है, तो मुझे हल्के में नहीं ले सकते। और तभी वो वान को याद आता है कि उसको दोबारा ऑफिस जाना होगा, क्योंकि उसने एलिस को चैलेंज किया था, इसलिए अब उसको दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी होगी और इस बैट को वो किसी भी तरह जीतना चाहती थी। लेकिन जब वो इस बारे में जियालू को बताती है तो वो कहने लगा, क्या तुम नहीं जानती कि असिस्टेंट डिजाइनर इस सिलेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इस पर वो वान कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, काश तुम ये बात मुझे पहले बता देती तो अब मुझे एलिस के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। तभी वो कहने लगा कि अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे बिल्कुल चांसेस ही नहीं है, अगर तुमने कोई डिजाइन तैयार किया है तो वो मुझे दिखाओ। तभी वो वान उसको अपना डिजाइन दिखाने लगी तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई डर नहीं कि मैं इन डिजाइन को लीक कर दूंगा। तभी वो कहने लगी कि ये सिर्फ स्केचेस हैं। वो वान की डिजाइन देखने के बाद जियालू कहने लगा कि तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, तुमने लाइनिंग और स्पेस का बहुत जबरदस्त यूज किया है। तभी वो पूछती है कि क्या तुम डिजाइनिंग के बारे में जानते हो। इसके जवाब में जियालू से कहता है कि ज्यादा नहीं, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखता हूँ, कम से कम मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ। अगले सीन में हम वो वान को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो अपने कोलीग्स की बातें सुनती है जो इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि बॉस ने सभी एम्प्लॉयज को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया है। ये सुनते ही वो वान बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी एलिस कहने लगी कि ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, भले पूरा ऑफिस अप्लाई कर दे, लेकिन जीतेगा सिर्फ वही जिसका डिजाइन अच्छा हो। एलिस कुछ पेपर्स देने के लिए जियालू के ऑफिस आती है। तभी उसकी नजर जियालू की टाई पर पड़ती है और उसे याद आता है कि ये वही टाई थी जो कल वो वान के पास थी। ये चीज उसे काफी अजीब लगी। तभी वो सोचने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि जियालू और वो वान किसी तरह से एक दूसरे को जानते हो। वो खड़ी रही। तभी जियालू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई और भी बात करनी है, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं बस जाने ही वाली थी। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो आते ही सबसे पहले जियालू की टाई को ऑब्जर्व करता है और उसे कहने लगा कि तुम्हारी कलेक्शन से ये काफी हटकर है, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की हो। जियालू से पूछता है क्या ये टाई अच्छी लग रही है। तभी मैनेजर कहने लगा कि हाँ, ये कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। जबकि एलिस वो वान के पास आकर उससे पूछने लगी कि कल जो टाई बॉक्स तुम्हारे पास था वो तुमने किसे दिया, जिस पर वो वान उसे कहती है कि इससे तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। वो वान अपना डिजाइन छुपाते हुए कहने लगी कि क्या तुम एक दफा फिर मेरा आइडिया चोरी करना चाहती हो, जिस पर एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं सिर्फ एक नजर देखना चाह रही थी। वहाँ से जाते हुए एलिस सोचने लगी कि मुझे किसी भी तरह वो वान को इस कंपटीशन से बाहर करना होगा, जबकि वो वान सोच रही थी कि मुझे किसी भी तरह अपने डिजाइन को इससे बचा कर रखना होगा, मैं इस पर कोई भी गलती नहीं करूंगी। अगले सीन में हम वो वान को देखते हैं जो कि जियालू के रूम का डोर नॉक करते हुए पूछ रही थी कि क्या मेरा पेन तुम्हारे पास रह गया है, लेकिन कोई रिस्पांस न मिलने की वजह से वो रूम में एंटर हो जाती है और अपना पेन ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर ड्रॉर में मौजूद उसकी ग्लासेस पर पड़ती है जो 5 साल पहले उस लड़के के साथ रह गई थी जिसके साथ उसने पूरी रात गुजारी थी। इस सब पर वो वान को काफी बड़ा झटका लगता है। तभी वो सोचने लगी इसका मतलब है कि शेरलॉक जियालू का बायोलॉजिकल बेटा है, लेकिन मैं ये बात कभी भी जियालू को पता नहीं चलने दूंगी।
अगर जियालू को इस बारे में कुछ भी पता चलता है तो यकीनन वो शेरलॉक को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं कभी भी शेरलॉक को खोना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर जियालू आ जाता है, जो वान को अपने रूम में देखते हुए उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो वान उसे पेन के बारे में पूछती है। तभी जियालू उसको पेन देते हुए कहने लगा कि तुम्हारा पेन यहाँ पर रह गया था। लेकिन वो वान अभी जियालू के बारे में सोच रही थी और वो इस नतीजे पर पहुंची कि ये काफी अजीब इंसान है, जिसके मूड से कुछ पता नहीं चलता, कभी अमीर बन जाता है और कभी गरीब। मुझे किसी भी तरह करके इससे जान छुड़ानी होगी। और तभी वो जियालू से कहने लगा कि मुझे लगता है अब तुम्हें अच्छी जॉब मिल चुकी है और तुम्हें यहाँ से मूव आउट करना चाहिए। तुम आराम से अपने लिए कहीं भी रहने के लिए जगह अफोर्ड कर सकते हो। तभी जियालू सोचने लगा यकीनन ये मुझसे जान छुड़ाना चाहती है, ये चाहती ही नहीं कि मैं शेरलॉक के बारे में पता लगाऊं कि वो मेरा बेटा है या नहीं। मेरे और शेरलॉक के बीच में काफी सारी चीजें कॉमन है और यकीनन यही वो लड़की है जिसको मैं पिछले 5 सालों से ढूंढ रहा था। मैंने खुद इसके शोल्डर पर वो मोल देखा था। ये पत्थर दिल लड़की कभी भी मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देगी। तभी वो कहने लगा कि देखो, अगर तुम्हें मेरे यहाँ फ्री रहने से मसला है तो मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। वान कहने लगी कि देखो, बात फ्री में रहने की नहीं है। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरे साथ फ्लैट कोई लड़की शेयर करे, लेकिन तुम एक ग्रॉन मैन हो और तुम जानते हो कि ये एक अच्छी बात नहीं है। और फिर मेरे साथ मेरा बेटा भी रहता है तो ये मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से मूव आउट कर जाओ। जियालू उसे अपना कार्ड देते हुए कहने लगा कि इसमें काफी सारे अमाउंट मौजूद है। इनफैक्ट इसमें 5 लाख युवान मौजूद है और इस पर कोई पासवर्ड भी नहीं। तुम चाहो तो ये रकम रख सकती हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। ऑब्वियसली अमाउंट मिलते ही वो वान बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो कहने लगी, क्या तुम जानते हो, मेरा शुरू से सपना था कि मैं शेरलॉक को डिस्ट्रिक्ट स्कूल में एडमिशन करवाऊं, लेकिन वो सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन तुमने एक ही दिन में मेरे सारे मसले हल कर दिए। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, प्लीज तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले, यहीं पर रहो। वान वहाँ से चली गई। तभी जियालू सोचता है कि क्या ये मेरे बेटे का एडमिशन एक डिस्ट्रिक्ट स्कूल में करवाना चाहती है। मेरे जीते जी ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे अपने बेटे के फ्यूचर के लिए जरूर कुछ करना होगा। सीन शिफ्ट होता है तो वान जियालू के साथ एक रियल एस्टेट एजेंसी में मौजूद थी, जहाँ पर वो अपने लिए नया घर पसंद करने के लिए आई थी। तभी वो शेरलॉक को बताती है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास घर खरीदना चाहती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे स्कूल के पास घर मिल गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। मेरे पास 5 लाख युवान हैं, जिसमें मैं 3 लाख युवान की डाउन पेमेंट आसानी से कर सकती हूँ। शेरलॉक उसे पूछता है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी वो कहने लगी कि अब मेरे पास एक स्टेबल जॉब मौजूद है और ऊपर से मुझे कंपनी की तरफ से बोनस भी मिलता है, इसलिए मुझे और तुम्हें किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर सेल्स गर्ल आ जाती है, जो वो वान के पूछने पर उसे डिस्ट्रिक्ट स्कूल में अच्छे अच्छे घरों के बारे में बताने लगी। तभी वो वान को एक घर पसंद आता है तो वो उसकी डाउन पेमेंट पूछती है। सेल्स गर्ल बताती है कि इस घर की डाउन पेमेंट 1 मिलियन युवान है। तभी वो वान कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी कल ही मेरी आपसे बात हुई थी और आपने 3 लाख युवान का कहा था। सेल्स गर्ल को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि देखो, इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और एक लाउंज मौजूद है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें 3 लाख युवान में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जो आते ही जियालू को पहचान लेता है। एक्चुअली ये एजेंसी जियालू की कंपनी ऑन करती थी। जियालू को देखते ही मैनेजर काफी एक्टिव हो जाता है और यही बात जियालू को बहुत ज्यादा नर्वस कर देती है। तभी वो उसको इशारों से समझाने लगा तो मैनेजर कहता है कि आपको जो भी घर पसंद आता है मुझे बताएं। एक्चुअली आज हमारी एजेंसी सभी घरों पर 10% डिस्काउंट दे रही है। वो वान उसे अपने पसंद किए हुए घर के बारे में बताती है तो मैनेजर कहने लगा कि इसकी डाउन पेमेंट डिस्काउंट के बाद 3 लाख युवान है। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और बाकी की पेमेंट आप आराम से भी कर सकती हैं। तभी वो वान जियालू से पूछने लगी कि क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी किस्म का फ्रॉड है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। एक्चुअली मैं इन लोगों को काफी टाइम से जानता हूँ और मुझे भी लगता है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेना चाहिए। और तभी वो वान ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी भी तरह इस घर को खरीदने वाली है और वो बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी। तभी वो जियालू को हक करते हुए कहने लगी कि तुम मेरे लकी स्टार हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो लोग वहाँ से जाते हैं। तभी सेल्स गर्ल मैनेजर से पूछती है कि रियल एस्टेट एजेंसी में डिस्काउंट कब से आ गया, जिस पर मैनेजर बताता है कि तुम एक बेवकूफ लड़की हो। मिस्टर लू की कंपनी हमारी एजेंसी को ऑन करती है और देखो, उनके साथ उनकी फैमिली मौजूद थी। ऑब्वियसली बाकी की पेमेंट मिस्टर लू खुद करेंगे। उनकी वाइफ को नाराज करके मैं उनका गुस्सा अपने सर नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो चुके थे। तभी वो वान शेरलॉक से कहने लगी कि बहुत जल्द मैं तुम्हारा स्कूल चेंज करने वाली हूँ। अब तुम इस शहर के सबसे अच्छे एलिमेंट्री स्कूल जाओगे। अगर मुझे इतनी खुशी हो रही है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तभी जियालू शेरलॉक से पूछता है कि क्या तुम इस शहर के एरिस्टोटिक स्कूल जाना चाहोगे। इस पर वो वान कहने लगी कि प्लीज उसके जहन में ऐसी बातें मत डालो, उस स्कूल की फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी जियालू कहने लगा कि कोई बात नहीं, इसकी ट्यूशन फी की पेमेंट मैं कर दूंगा। तभी शेरलॉक कहने लगा, अंकल मैं जानता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी जॉब लगी है, लेकिन आपको अपने पैसे जमा करने चाहिए, आज नहीं तो कल आपको शादी भी करनी होगी। जबकि वो वान सोच रही थी यकीनन इसको पता है कि शेरलॉक किसी का बेटा है, तभी वो उसके बारे में इतना फिक्रमंद है, लेकिन मैं कभी भी
भी शेरलॉक को इसके हवाले नहीं करने वाली। मूवी आगे बढ़ती है तो शेरलॉक की आंख खुलने पर वो देखता है कि उसकी मॉम उसके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज तैयार कर चुकी है। तभी वो दोनों उसको बर्थडे विश करते हैं तो शेरलॉक कहने लगा, आपने दोबारा से मेरे लिए वही गिफ्ट्स खरीदे होंगे। स्कूल बैग, न्यू यूनिफॉर्म, मॉम कितना अच्छा हो अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉच के साथ साथ सुपरमैन शूज भी मौजूद थे। शेरलॉक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, लेकिन वो वान परेशान हो चुकी थी और वो कहने लगी कि मैंने वाकई तुम्हारे लिए स्कूल बैग खरीदा था, ये चीजें कहाँ से आई। इस पर जियालू कहने लगा कि एक्चुअली ये गिफ्ट मैंने शेरलॉक के लिए खरीदे हैं। तभी वो वान उसके पास आते हुए कहने लगी कि इस इलेक्ट्रॉनिक वॉच की कीमत 10,000 युवान है। लेकिन जियालू कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक शेरलॉक को ये सब पसंद है मुझे कोई इशू नहीं है। तभी शेरलॉक उसके पास आते हुए कहने लगा कि अंकल आप बहुत अच्छे हैं, काश कि आप मेरे डैड होते तो कितना अच्छा होता। तभी वो वान शेरलॉक के मुंह पर हाथ रख देती है तो जियालू से ऐसा करने से मना करने लगा। तभी वो वान कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इसकी बातें तुम्हें नई गर्लफ्रेंड ढूंढने से मना कर दे। जिस पर वो कहने लगा कि मैं वैसे भी अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढने वाला। तभी उनके पास एक पेपर एरोप्लेन आता है जिसको देखते ही वो वान चिल्ला उठी और वो कहती है कि शेरलॉक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे क्या। जियालू वान से पूछता है कि क्या तुम इस डिजाइन को लेकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ ये डिजाइन मुझे काफी पसंद है और जियालू भी उसके डिजाइन को अप्रूव करता है। लेकिन साथ ही वो हारते हुए लहजे में कहने लगी कि अब मुझे ये दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि शेरलॉक ने इस डिजाइन को कहीं का नहीं छोड़ा। अगले सीन में हम जियालू की मॉम को देखते हैं जिनका कार एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन कोई भी उन्हें उठाने की जहमत नहीं कर रहा था। तभी वहाँ पर वो वान आ जाती है जो उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल पहुँचने के कुछ देर बाद उनकी तबीयत संभल चुकी थी। तभी वो वान कहने लगी, डॉक्टर्स ने बताया है कि अब आप काफी बेटर हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। तभी आंटी उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। एक्चुअली आंटी को वो वान बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा अगर शीशी से शादी नहीं करना चाहता तो कम से कम इस तरह की काइंड हार्टेड लड़की से ही शादी कर ले। वान उन्हें अपने बेटे के बारे में बताती है। तभी आंटी कहने लगी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनफैक्ट अपने बदमाश बेटे के लिए मुझे तुम्हारी जैसी रिस्पॉन्सिबल लड़की की ही जरूरत थी। लेकिन वो वान को अपने काम के लिए वहाँ से जाना पड़ा। तभी वहाँ पर जियालू आ जाता है जिसको देखते ही मॉम कहने लगी, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की देखी है, अगर तुम शीशी से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की को तुम कभी भी रिजेक्ट नहीं करने वाले। लेकिन ऑब्वियसली जियालू को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि इस वक्त ऑफिस में वो वान के डिजाइन चोरी करने में मसरूफ थी। तभी वहाँ पर वो वान आ जाती है जो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर एलिस कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। एक्चुअली में सिलेक्शन कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था जहाँ पर एलिस सबको अपना डिजाइन दिखा रही थी और डिजाइन देखते ही वो वान कहने लगी कि ये डिजाइन मेरा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमेशा की तरह आज भी तुमने मेरा डिजाइन चोरी किया है। तभी एलिस कहने लगी कि अपनी बकवास बंद करो, इस ऑफिस में सब लोग मुझे पहले से जानते हैं और सब लोग मेरा टैलेंट देख चुके हैं, तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। भला चीफ डिजाइनर को असिस्टेंट डिजाइनर के डिजाइन चोरी करने की क्या जरूरत पड़ सकती है। तभी वो वान टीम लीडर से कहने लगी कि आपको इस मैटर का नोटिस लेना होगा। जबकि वो वान के सभी कोलीग्स एलिस को सपोर्ट कर रहे थे। तभी टीम लीडर कहने लगी कि अगर ये डिजाइन तुम्हारा है तो तुम्हें कोई ना कोई प्रूफ देना होगा। जिस पर वो वान कहने लगी कि हाँ मिस्टर लू का असिस्टेंट ये डिजाइन देख चुका है, आप उसको कॉल करके इस बारे में पूछ सकते हैं। तभी टीम लीडर कहने लगी कि क्या तुम जैक की बात कर रही हो। जिस पर वो वान सोचती है कि ऐसे लगता है जैसे जैक जियालू का इंग्लिश नेम है। वान के कहने पर टीम लीडर जैक को कॉल करती है तो वो कहने लगा कि मैं वो वान के किसी डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानता और न ही मैंने उसके किसी डिजाइन को देखा है। तभी वो वान सोचने लगी कि जियालू की आवाज काफी चेंज लग रही है, इनफैक्ट ये आवाज तो जियालू की है ही नहीं। तभी वो टीम लीडर से पूछने लगी कि मिस्टर लू के और कितने स्पेशल असिस्टेंट है। जिस पर एलिस कहने लगी कि अपना ड्रामा बंद करो, तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्शन को डिले करना है। खुद तुम जीत नहीं सकती और हमें तुम जीतने नहीं देना चाहती, लेकिन हम तुम्हारे धोखे में ज्यादा देर नहीं आने वाले। लेकिन वो वान भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। तभी वो एक दफा फिर पूछती है कि मिस्टर लू के और कितने असिस्टेंट हैं, मैंने जियालू को खुद ये डिजाइन दिखाया था। तभी टीम लीडर कहने लगी कि जियालू मतलब तुम मिस्टर लू की बात कर रही हो, हम में से कोई भी जियालू को जियालू नहीं बुलाता, सब लोग उसको मिस्टर लू के नाम से जानते हैं और अच्छा होगा कि तुम भी उनको मिस्टर लू बुलाओ। तभी वो वान सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जियालू ही मिस्टर लू हो। तो वो इस बारे में एलिस से पूछती है तो एलिस कहने लगी कि तुम इस ऑफिस में काम करती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है। तभी सभी कोलीग्स कहने लगे कि ऐसे लगता है जैसे ये मिस्टर लू को जानती ही नहीं। लेकिन एलिस मौके पर चौका मारने के लिए बिल्कुल रेडी थी। तभी वो वान से कहने लगी तुमने कहा था अगर मैं चैलेंज हार गई तो मैं इस ऑफिस से चली जाऊंगी, इसलिए अपने वर्ड्स को पूरा करते हुए यहाँ से दफा हो जाओ। में वहाँ पर जियालू आ जाता है जो कहने लगा कि मेरे होते हुए इसको कोई भी ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकता। और जियालू को देखते ही वो वान सोचने लगी इसका मतलब है कि यही मिस्टर लू है। जियालू वो वान को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो वान उसे पूछने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिस पर जियालू कहने लगा कि इस बात को हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें तुम्हारे डिजाइन को अप्रूव करवाना चाहिए।
जियालू एलिस की तरफ अटेंटिव होते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारे झूठ की बस हो चुकी है या तुम्हें और भी कोई झूठ बोलना है, जिस पर एलिस कहने लगी कि अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, जिस पर वो वान को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी एलिस कहने लगी कि हाँ, इसीलिए तुमने इनको टाई गिफ्ट नहीं की थी और इसी वजह से तुम्हें घर भेजने के लिए इन्होंने आधी रात तक मुझे काम पर लगाए रखा। एलिस सोचने लगी कि ऑब्वियसली आज के बाद मिस्टर लू मुझे ऑफिस से निकालने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले मैं इन दोनों का भी कच्चा छठा खोल कर जाऊंगी। अभी वो जियालू से कहने लगी, आपको क्या लगता है जिस तरह आप एक ऑफिस एम्प्लॉय के साथ सीक्रेट अफेयर चला रहे हैं वो सब फेयर है? जिस पर सभी लोग वो वान को लेकर बातें करने लगे, लेकिन जियालू तो जैसे पूरी तैयारी करके आया था। तभी वो एलिस से कहने लगा कि अब तुम मेरे ऊपर गंद उछालना शुरू कर दो, लेकिन तुम ये याद रखो कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखा कर रहूंगा। मैं मैनेजर सीसीटीवी फुटेज डेटा कॉपी करके वहाँ पर पहुँच चुका था और फुटेज में सब लोग देख सकते हैं कि एलिस वो वान का डिजाइन चोरी कर रही थी। तभी एलिस कहने लगी, मुझे पता ही नहीं कि ऑफिस में कब सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए। इस पर जियालू कहने लगा कि आज से 5 साल पहले भी तुमने वो वान के डिजाइन चोरी किए थे, लेकिन कम से कम इस बार तुम्हें याद रखना चाहिए था कि तुम जियालू की कंपनी में मौजूद हो। और इसके साथ ही वो सब लोगों को वो वान के डिजाइन दिखाने लगा जो कि एलिस के पास मौजूद थे। तभी टीम लीडर कहने लगी, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसी लड़की के डिजाइन को अप्रूव करती रही हूँ। जियालू अपने मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट करवा दो। तभी वो कहने लगी कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। मैनेजर उसे धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है। तभी जियालू वो वान को अपनी ऑफिस की नई डिजाइनर अनाउंस करता है, तो वो जियालू को ना चाहते हुए भी थैंक्स कहने लगी। लेकिन टीम लीडर भी वो वान से माफी मांगते हुए उसे कहने लगी कि काश मैं तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारी पूरी बात सुन लेती और तुम्हारी बात का यकीन कर लेती, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि एलिस इतना बड़ा धोखा दे सकती है। कुछ देर में सब लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी जियालू वो वान से माफी मांगता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, जिस पर वो वान सोचने लगी कि यकीनन ये मुझसे शेरलॉक को छीनना चाहता है। ये जानता है कि शेरलॉक इसी का बेटा है। अभी वो जियालू से कहने लगी कि देखो, शेरलॉक तुम्हारा बेटा नहीं है, इनफैक्ट वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है। किसी वजह से हम दोनों की सेपरेशन हो चुकी थी, इसलिए मैं सिंगल मदर हूँ। लेकिन वो वान कहाँ इतनी आसानी से उसकी इस बात पर यकीन करने वाला था। तभी उसे कहने लगा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैंने 5 साल पहले रात गुजारी थी और शेरलॉक मेरा ही बेटा है। जिस पर वो वान कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बार बार एक ही बात रिपीट मत करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मूव ऑन करो। वो लड़की जो कोई भी थी तुम्हारी लाइफ से निकल चुकी है। और जहाँ तक शेरलॉक की बात है तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है, लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि बाहर खड़ी शीशी उनकी बातें सुन चुकी है। वो वान बाहर आती है तो वो सुनती है कि उसके कुलीग शीशी की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि जियालू और शीशी की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी है, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर वो सोचने लगी कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनके बीच में रहकर इनको मजीद डिस्टर्ब करना चाहिए। तभी वो घर पहुंचते ही अपनी पैकिंग करने लगी। शेरलॉक उसके पास आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी वो कहने लगी कि हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। और तभी शेरलॉक उससे जियालू के बारे में पूछता है तो वो कहने लगी कि आज के बाद हम दोनों कभी भी उसे नहीं देखेंगे और न ही मैं उस जैसे इंसान से मिलना चाहती हूँ। शेरलॉक, अच्छा होगा कि तुम भी उसको भूल जाओ। और तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगे। इतने में जियालू आ जाता है। वान को देखते हुए जियालू से पूछने लगा कि क्या मुझसे जान छुड़ाने की तुम्हें इतनी जल्दी है कि आधे दिन में तुमने पैकिंग कर ली और यहाँ से जाने लगी हो? मैं अच्छे से जानता हूँ कि शेरलॉक मेरा ही बेटा है। तभी वो वान उसे कहने लगी, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और एक बात बार बार रिपीट मत करो। इस पर जियालू कहने लगा कि ठीक है, अगर ये मेरा बेटा नहीं है तब भी मैं इसको अपने बेटे की तरह पालना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए यही रीजन काफी है। वान उसे कहने लगी कि मुझे अपने और शेरलॉक की लाइफ में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है, भले वो तुम्हारी ही क्यों ना हो। इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारी लाइफ से निकल जाओ। जियालू बार बार उसे लास्ट चांस मांगता है, लेकिन वो वान किसी भी तरह उसे चांस देने के लिए रेडी नहीं थी। तभी जियालू कहने लगा कि देखो, कितनी मुश्किलों से तुमने इसके स्कूल के करीब घर खरीदा, लेकिन अब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से जा रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि शेरलॉक एक सक्सेसफुल इंसान बने? तभी शेरलॉक कहने लगा कि अगर आपको मेरे फ्यूचर की इतनी फिक्र है तो आप यहाँ से जाकर हम माँ बेटे को यहाँ पर सुकून से रहने दें। हम आपकी वजह से अपना घर नहीं छोड़ सकते। जिस पर जियालू कहने लगा कि ठीक है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओ तो प्लीज अपनी मॉम का ख्याल रखना और उसको प्रोटेक्ट करना। और इसके साथ ही जियालू वहाँ से चला गया। जियालू के जाने के बाद वो वान शेरलॉक को प्यार करते हुए उसे यकीन दिलाती है कि उसके होते हुए शेरलॉक को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि इस वक्त जियालू की मॉम के साथ मौजूद थी और उसे बता रही थी कि क्या आप जानते हैं, जियालू की ऑफिस में एक लड़की है जिसका एक बेटा भी है और उसका हस्बैंड भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके बेटे को सिड्यूस करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। जिस पर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी, मैं जरूर उस बेशर्म लड़की से मिलना चाहूंगी जो एक हस्बैंड के होते हुए अपने बॉस पर डोरे डालने की कोशिश करती है। तुम देखना मैं उसको कितना अच्छा सबक सिखाती हूँ। मॉम गुस्से में वहाँ से जा चुकी थी। तभी शीशी सोचने लगी कि अब वो वान को मजा आएगा। आखिर सिंगल मदर होने के बावजूद भी उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझसे मेरे जियालू को छीने। सीन शिफ्ट होता है तो हम वो वान को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसके कोलीग्स उसे कहने लगी, मुझे लगता
लगता है कि तुम्हें छुप जाना चाहिए। वैसे भी जियालू की मॉम ऊपर आ रही है, उनके तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे लगता है जैसे उन्हें किसी ने तुम्हारे और जियालू के बारे में बता दिया हो। जिस पर वो वान कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे छुपना पड़े। अगर किसी को मुझसे कोई इशू है तो मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ पर शीशी जियालू की मॉम के साथ आ जाती है और आते ही शीशी उसको थप्पड़ मारती है। तभी वो वान उसका हाथ रोकते हुए कहने लगी, अपनी हद में रहो। शीशी उसे कहने लगी कि आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ, अब तुम देखना कि जियालू की मॉम तुम्हारे साथ करती क्या है। जबकि वो वान को देखते हुए मॉम कहने लगी कि देखो जरा किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेल लेती है। उस दिन मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाह रही थी और देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। इस पर वो वान उन्हें एक्सप्लेन करती है कि देखिए आंटी, मैं किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, यकीनन आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी शीशी कहने लगी कि आंटी, ये आप क्या बातें कर रही हैं, यकीनन आप यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए आई थी और यहाँ आते ही आपको अपने बेटे के लिए बीवी मिल गई। जिस पर आंटी कहने लगी कि देखो शीशी, तुम जानती हो जियालू तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हारे लिए मैं एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी। किसी की लाइफ में जबरदस्ती घुसकर तुम्हें क्या मिलेगा। और तभी वो एक दफा फिर वो वान से कहने लगी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं हमेशा से जियालू के लिए तुम्हारी जैसी वाइफ ही ढूंढना चाहती थी। तभी वो वान कहने लगी, आंटी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरा आपके बेटे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आंटी तो जैसे घर से ही सोच कर आई थी कि वो वान की किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। तभी वहाँ पर जियालू आ जाता है जो मॉम को देखते हुए कहने लगा कि अगर आपको गुस्सा था तो मुझ पे उतारती, मैं आपको कभी भी भगवान को डांटने नहीं दूंगा। तभी आंटी कहने लगी, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। और देखो जरा, तो ये सब तुमने भगवान की वजह से किया। देखो तुम खुद भी उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते और मैं खुद भी चाहती थी कि तुम्हें ऐसी ही लड़की मिले। आखिर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो ही गया, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। तभी शीशी कहने लगी, आंटी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि इस लड़की का पहले भी एक बेटा है? आप इसकी शादी जियालू से करवाती हैं तो कल को आपको इसके बेटे के साथ सारी प्रॉपर्टी शेयर करनी पड़ेगी। जिस पर आंटी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं बहुत सारे लोगों के बीच में बांट सकती हूँ। इस पर वहाँ पर मौजूद वो वहाँ की कोलीग्स कहने लगी कि अगर मिस्टर जियालू को किसी बेटी की जरूरत हो तो मैं उनकी बेटी बनने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ ही आंटी जियालू और वो वान का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी कि मैं कल ही तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने वाली हूँ। जिस पर जियालू तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन वो वान सोचने लगी कि क्या इन माँ बेटे के लिए मेरे ओपिनियन की कोई अहमियत है भी या नहीं। इसी में हम जियालू को देखते हैं जो शेरलॉक से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन शेरलॉक को उसको देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अंदर आते हुए शेरलॉक कहने लगा, मैंने मॉम की परमिशन के बगैर आपके लिए दरवाजा खोला और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। जियालू से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं और इसके साथ ही वो शेरलॉक से कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैसे अंकल, आपने मुझे बहुत मायूस किया है, कितने दिनों से आप मेरी मॉम के पीछे हैं लेकिन आप उनको कन्विंस ही नहीं कर पाए। तभी उसको आवाज आती है कि वो वान घर पहुँच चुकी है, इसलिए वो जियालू को छुपने के लिए कहता है। वो वान अंदर आते ही उससे पूछने लगी कि क्या मुझसे पहले यहाँ पर कोई आया था। जिस पर शेरलॉक कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेरलॉक वो वान से पूछने लगा कि क्या आप शादी करेंगी। जिस पर वो वान उससे उसके ओपिनियन के बारे में पूछी है तो शेरलॉक कहने लगा कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप जियालू से शादी करें, इसके बाद आप उससे डिवोर्स ले लेना और आपको एल्यूमिनियम में एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाएगी और हम दोनों अमीर हो जाएंगे। फिर मैं आपको लेकर चाइना से बाहर चला जाऊंगा। वो वान उसकी बातों पर हंसने लगी जबकि जियालू अब वहाँ से जा चुका था। वान शेरलॉक से पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि हम जियालू के घर में शिफ्ट हो जाएं। जिस पर वो कहने लगा कि हाँ, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मूवी के लास्ट सीन में हम वो वान को देखते हैं जो कि इस वक्त ऑफिस में मौजूद थी। तभी टीम लीडर वहाँ पर आकर अनाउंस करती है कि आज से वो वान हमारी कंपनी की चीफ डिजाइनर है। और ये सुनते ही वो वान जियालू के पास जाकर उसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे लिए इस तरह के फेवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए ऐसे स्टेप्स मत उठाओ कि सब लोग मेरे टैलेंट को क्वेश्चन करना शुरू कर दें। वैसे भी पहले ही सबको लगता है कि मैंने इस ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए बैकडोर यूज किया है। तभी जियालू उसको मिलन कंपटीशन से आया हुआ इनविटेशन लेटर दिखाते हुए कहने लगा कि ये सब मैंने इसके बाद किया है। मैं चाहता हूँ कि मिलन ज्वेलरी कंपटीशन जीतकर तुम हमारी कंपनी को चाइना की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी बना दो। जिस पर वो वान कहने लगी कि मैंने इस कंपटीशन के लिए कभी अप्लाई ही नहीं किया। तभी जियालू से बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने अप्लाई किया था, मेरे पास तुम्हारे कुछ स्केचेस मौजूद थे तो मैंने सोचा क्यों ना अप्लाई किया जाए। तभी उसको शेरलॉक की याद आती है जिसने जियालू को ये टिप दी थी कि अगर आप मॉम को कन्विंस करना चाहते हैं तो उनकी ड्रीम्स को पूरा करने में उसकी हेल्प करें। अब वो वान सच में बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और कहने लगी कि क्या तुम जानते हो, मैं हमेशा से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। वो वान को नरम पड़ता देखकर जियालू एक दफा फिर उसे माफी मांगता है और उसे एक चांस देने के लिए कहता है। जिस पर वो वान कहने लगी कि हाँ, मैं जरूर तुम्हें एक चांस देना चाहूंगी। शायद तुम नहीं जानते लेकिन शेरलॉक को अकेले पालना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसको लेकर मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती सिवाय तुम्हारे, क्योंकि वो तुम्हारा ही बेटा है। जियालू कहने लगा, मैं पहले ही दिन से जानता था कि वो मेरा ही बेटा है और मैं ये भी जानता था कि तुम उस बात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो।
भी डबल शॉट लगाते हुए जियालू कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? एक्चुअली मैं तुम्हें और शेरलॉक को अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन शादी हम मिलन से वापस आने के बाद करेंगे। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपटीशन पर फोकस करूँ। और वो वॉन की हाँ सुनते ही जियालू उसे हाँ कर लेता है। और इसके साथ ही हमारी मूवी की जबरदस्त सी हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।